नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंक रिप्रेजेंटेशन देखा था बाइनरी ट्री का, जिसको आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बाइनरी ट्री को अगर एरे में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस में हमने देखा था लिंक लिस्ट से, वो तो समझ में आ गया होगा आपको। आज हम एरे से भी देखते हैं। एरे का कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसको भी यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि एरे में जनरली आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मेमोरी ब्लॉकेज वेस्टेज जाते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा और कैसे डिसएडवांटेज भी यहाँ पे राइज हो रहा है। सपोज अगर इसका डिफिनेशन देखें तो सपोज टी इज ए बाइनरी ट्री। किसी भी ट्री को अगर हम बाइनरी ट्री लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दो ट्री हमने ले रखा है, ये भी बाइनरी ट्री है और यहाँ भी ये भी बाइनरी ट्री है। तो सपोज टी इज ए बाइनरी ट्री दैट इज कंप्लीट ट्री, देन there is a efficient way to maintaining the memory called sequential representation। That means कि अगर आपका कोई बाइनरी ट्री है और वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की कैटेगरी में आ रहा है, तब तो अगर हम उसको सेक्वेंशियल एरे से रिप्रेजेंट करते हैं तब तो बहुत बेटर वे में सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, मीन्स जो भी बाइनरी ट्री दिया गया है अगर मुझे उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है एरे के फॉर्म में, अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, देन उसमें बहुत सारे मेमोरी ब्लॉकेज क्या होंगे, अनयूज्ड रह जाएंगे, जो हम एरे बना स्टार्टिंग में लेके चलेंगे। तो वही बोला कि ज़्यादा बेटर है अगर आपको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करना है तो तब कीजिए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन जब आपका जो भी बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की कैटेगरी में आ रहा हो, देन। अदरवाइज ज़्यादा बेटर है कि उसको आप लिंक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको समझ में आया होगा कि बेटर किस में हो रहा है। अगर आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है देन उसका रिप्रेजेंटेशन हम तो एरे फॉर्म में कर सकते हैं, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, वो सिंपल बाइनरी ट्री है, देन उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर होगा, आप किस में कर लो, लिंक रिप्रेजेंटेशन पे। लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री और एक नॉर्मल बाइनरी ट्री दोनों का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि कैसे मेमोरी यूटिलाइज हो रही है और कैसे उसका मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। चलिए अगर आप यहाँ देखिए कि रिप्रेजेंटेशन अगर सिंगल एरे में करना है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन सिंगल एरे में ही होगा, जिसको हम लीनियर एरे भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करेगा। पहला स्टेप्स क्या है, द रूट ऑफ ट्री स्टोर्ड एट T1। T1 से मतलब है कि जो भी ट्री होगा उसका वन इंडेक्स पे सपोज करो रूट हम उसको स्टोर कर रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल तौर पे सपोज आपका एरे ए है, अगर ये एरे ले रहे हैं, इसमें नंबर हम ब्लॉकेज हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हैं, तो इसको हम T1 कहेंगे, मीन्स रूट आपका वन लोकेशन पे स्टोर होगा। ठीक है। इफ नोड n ऑक्युपाइज T के, मतलब कि कोई भी नोड अगर k लोकेशन ऑक्युपाई किया, अगर हम इसको k मान के चल रहे हैं, यहाँ ऑक्युपाई किया, ये k की वैल्यू सपोज करो 1 से लेके 8 तक जा रही है, तो यहाँ पे Tk हम ले लेते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू पे स्टोर हुआ, देन उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा, इस फार्मूले से देखिएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा 2 × k। मतलब कि अगर यहाँ पे स्टोर हुआ, देखिए अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आ गया, सपोज 10 आ गया यहाँ पे, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 × k, मीन्स k की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 × 1 इक्वल 2, मीन्स 2 लोकेशन पे इसका लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा, जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा। और राइट चाइल्ड कहाँ पे आएगा, 2 × k + 1, मीन्स k की वैल्यू कितनी है इस केस में, इसका राइट चाइल्ड, इसका देखिए इसका लेफ्ट चाइल्ड तो यहाँ हो जाएगा, इसका राइट चाइल्ड कहाँ जाएगा, इस फार्मूले से आएगा 2 × k की वैल्यू 1 है, मतलब 2 × 1 + 1 = 3, मतलब इसका राइट चाइल्ड आएगा इस लोकेशन पे, यहाँ पे आएगा लेफ्ट, यहाँ पे आएगा राइट, यहाँ पे सपोज आपका 15 है या कोई भी एलिमेंट है। तो इस तरीके से मेमोरी को क्या करेगा, यूटिलाइज करते हुए चलेगा। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और बेटर आपको समझ में आएगा, कंप्लीटली सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इफ T1 इज नल, अगर सपोज करो कि एरे में T1 यहाँ पे नल है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स रूट है ही नहीं। जब रूट ही नहीं है तो ट्री में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उस टाइम एम्प्टी ट्री हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है, राइज हो सकता है कि जैसे सपोज करो कोई ट्री दिया है,
अब उस ट्री के लिए एरे की साइज क्योंकि डायनेमिक तो होगा नहीं यहाँ पे, तो उसको पहले मुझे साइज इनिशियलाइज करके चलना पड़ेगा ना। तो हम कितनी साइज इनिशियलाइज करके चलेंगे, कितनी मेमोरी ब्लॉक लेके चलेंगे कि आपका ट्री का रिप्रेजेंटेशन इजिली हो जाए मेमोरी ब्लॉक में, वहां पे मेमोरी में। तो उसके लिए फार्मूला होता है ए ट्री विथ डेप्थ d will require an array with approx 2 power d plus 1 element। that means कि अगर कोई ट्री, सपोज करो कोई ट्री है, जैसे यहाँ पे दो ट्री दिया हुआ है, इस ट्री को लें, एक ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, एक ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। अगर दोनों का डेप्थ देखना हो तो इसका डेप्थ कितना होगा? डेप्थ मीन्स कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है, यहाँ पे जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा रूट से लीफ तक का, उसमें कितने नंबर आप नोड आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट पाथ यही है, ये भी सारे लॉन्गेस्ट पाथ क्योंकि यहाँ पे लीफ तक हैं, तो नोड क्या है मैक्सिमम 1 2 3। तो मीन्स क्या हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 4 इक्वल टू 16। तो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट बोल रहा है कि इस ट्री को रिप्रेजेंट करना है तो अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू, इतना आपको एरे इनिशियलाइज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे कम में ही काम हो जाएगा। एक फार्मूला ये है कि इतना अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आपका यूज होगा एरे में। अगर इस ट्री में देखें तो इस ट्री का डेप्थ कितना है, लॉन्गेस्ट पाथ देखिए इस ट्री में कितना है, लॉन्गेस्ट पाथ ए भी है, ए भी सेम पाथ है, तो कितना होगा 1 2 3 4 मीन्स 2 पावर d प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 5 इक्वल टू 32। मीन्स 32 अगर हम एरे 32 साइज का एरे इस एरे के लिए, इस ट्री के लिए बना के चलें तो वहां पे इजीली ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। हालांकि 32 जो मेमोरी ब्लॉक बनेंगे एरे में कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम इसके अंदर में ही काम हो जाएगा आपका। इस फार्मूले से इसीलिए जनरेट हो जाता है कि अप्रॉक्सीमेट का इतनी आपकी मेमोरी एलिमेंट में आपका जो एरे में एलिमेंट होंगे उतने में ही काम आपका हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो रहा है। देखिए ए ट्री दिया हुआ है, इस ट्री के लिए आपको जैसे हमने फार्मूले से जनरेट कर लिया कि अप्रॉक्सीमेट 16 तक का मुझे मेमोरी एरे लेके चलना पड़ेगा, तो 16 तक का ले लेते हैं हम। चलिए मीन्स 16 के अंदर में ही काम हो जाएगा, लेकिन हम ले लेते हैं 16 तक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ आप ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब देखिए पहला इंस्ट्रूमेंट, पहला क्या कर रहा है यहाँ पे, द रूट ऑफ द ट्री स्टोर्ड एट T1 मतलब एक टी के लेके हम चलते हैं यहाँ पे, ये आपका टी के है, के की वैल्यू हम पहले 1 लेते हैं, मतलब रूट कहाँ पे जाएगा 1 पे, रूट क्या है a, तो a आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड, इफ नोड n, सपोज करो कि n नोड है, ये ऑक्युपाई किया, तो इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई के। 2 मल्टीप्लाई बाई के मीन्स k की वैल्यू इस टाइम क्या है, k की वैल्यू 1 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2, मतलब लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, इसका राइट चाइल्ड, a का राइट चाइल्ड कहाँ जाएगा, a का राइट चाइल्ड क्या है 2k प्लस 1, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, मतलब राइट चाइल्ड आ जाएगा 3 लोकेशन पे, यहाँ पे c पे, यहाँ आ जाएगा c। इसके बाद देखिए, इसके बाद जब b आया, b का लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखिए, b यहाँ पे है, b का लेफ्ट और राइट चाइल्ड, तो b का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ आएगा, b किस लोकेशन पे है, k इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे है 2 पे, तो b का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, k की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 लोकेशन पे आ जाएगा इसका लेफ्ट, b का लेफ्ट मीन्स d, और b के राइट पे कौन सा है e, a कहां पे जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 5, मतलब आ जाएगा यहां पे e। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसका जैसे c का लेफ्ट राइट होगा, तो c का लेफ्ट देखिए, c का राइट तो नहीं है, c का लेफ्ट देखिए कैसे निकलेगा, c का k की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, तो c का लेफ्ट कहां पे जाएगा, फार्मूला क्या बोलता है 2 मल्टीप्लाई बाई k, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, मतलब 6 लोकेशन पे इसका लेफ्ट आ जाएगा f, और इसका राइट कुछ नहीं है, तो राइट नहीं तो ये सारे क्या हो जाएंगे नल, ये सारे नल हो जाएंगे, अब कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप देखेंगे सिक्वेंसली, देखिए सिक्वेंसली एक सीक्वेंस में ए अरेंज करते हुए चला गया, तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे देखिए बीच में कहीं मेमोरी ब्लॉकेज फ्री नहीं है, मेमोरी ब्लॉकेज फ्री कहीं पे नहीं है। दैट मीन्स अगर कंप्लीट ट्री है, जैसे ये देखिए एक किस कैटेगरी में आ रहा है वाली ट्री, ये ट्री कंप्लीट ट्री की कैटेगरी में आ सकती है। तो यहाँ पे
अगर कंप्लीट ट्री की कैटेगरी में है तो सिक्वेंसली देखिए अरेंज करते हुए चल रहा है। हमने क्या किया था, हमने अप्रॉक्सीमेट 16 एलिमेंट लेके चला था, लेकिन अगर इस ट्री के लिए अगर हम जैसे 1 2 3 4 5 6 नोड थे, इस 6 नोड के कंप्लीट ट्री के लिए अगर हम इस 6 एरे तक ही लेके चलते, अगर हम जो एरे बनाते, अगर T6 तक ही एरे बनाते तो भी हमारा काम इसमें हो जाता। तो मेमोरी हम क्योंकि जो फ्री मेमोरी है एक सीक्वेंस में है तो जरूरी नहीं था कि हम इतना इनिशियलाइज करें, इतने में हमारा काम चल जाता। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होगी, प्रॉब्लम अराइज होगी जब आपकी बाइनरी ट्री नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, जिग जैग फॉर्मेट में मीन्स बीच में मेमोरी लोकेशन क्या होगा, एम्प्टी मिलेगा, और वो मेमोरी क्या होगा, वो कंप्लीटली वेस्टेज हो जाते हैं। मीन्स कि जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि जैसे T6 ही अगर लेके चलते, आप 6 लोकेशन तक ही एरे बना के चलते, तब भी आपका यूटिलाइज हो जाता है इजीली। कितने एलिमेंट के लिए, 1 2 3 4 5 6 में ही हो जाता। लेकिन इस ट्री को देखिए आप, अगर इस ट्री को देखें तो इसमें कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। अगर 9 एलिमेंट का कंप्लीट ट्री होता, ध्यान सुनिएगा, अगर 9 एलिमेंट का कंप्लीट ट्री होता तो केवल T9 लोकेशन में ही आपका इसी एरे में हम क्या करते, सबको अरेंज कर लेते। लेकिन देखिए कंप्लीट ट्री नहीं है, ये कंप्लीट ट्री नहीं, मतलब कि यहाँ पे मेमोरी अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाएगा। ठीक है, और हम ऐसे केवल 9 यहाँ पे केवल 9 लोकेशन अरेंज नहीं कर सकते, फिर आपको इस फार्मूले से कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेट लेके चलना पड़ेगा। तो इस केस में अगर देखेंगे तो कितनी साइज होनी चाहिए एरे की आपकी, 2d⁻1, d मीन्स डेप्थ है यहाँ पे, दिस ट्री का डेप्थ कितना है, 4 है, 4 + 1 मीन्स 2⁵ = 32। तो 32 एरे अप्रॉक्सीमेट आपका लग जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम। अगर इसको अरेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अप टू हम कहाँ ले चल रहे हैं, 32 तक। ठीक है, यहाँ से 1 से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अप टू 32 तक हमने ले लिया। चलिए अब देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। देखिए जो एल्गोरिथम्स कहता है, सबसे पहले रूट कहाँ पे स्टार्ट हो, रूट आपका कहाँ जाएगा, T1 पे, यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेके चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ जाएगा, 2 × k की वैल्यू देखिए यहाँ से हो रहा है, k की वैल्यू यही चल रही है 1 2 3 अप टू 32 तक चलेगी। तो k की वैल्यू इस टाइम क्या है, 1, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ जाएगा, 2k पे, इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ जाएगा, 2 × k = 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट चाइल्ड मीन्स 22। इसका राइट चाइल्ड कहाँ जाएगा, 2k + 1 मतलब यहाँ पे 2k हमने कैलकुलेट कर रखा है, +1 करेंगे तो कितना जाएगा, 3, मतलब थर्ड लोकेशन पे आ जाएगा इसका राइट। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम लेफ्ट राइट और इसका लेफ्ट राइट अरेंज करेंगे, कैसे होगा, देखिए 22 का लेफ्ट, 22 के टाइम k की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 4 पे आ जाएगा 11, और इसका राइट कहाँ जाएगा, +1, 2k + 1 हो जाएगा, तो कित पे आ जाएगा, 5 पे मतलब 30। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर 77 का देखिए कहाँ जाएगा, 77 की कितनी है, 3 है, k की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो उस टाइम 77 का लेफ्ट, देखिए लेफ्ट तो नहीं है, 77 का लेफ्ट नहीं है, 77 का राइट है, तो हम कौन सा फार्मूला लगेगा, केवल लगेगा ये वाला फार्मूला 2k + 1, मतलब इस केस में k की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 2 × 3 + 1 = 7, मतलब इसका राइट चाइल्ड कहाँ जाएगा, 7 पे 90। ठीक है, अब चलिए 11 का देखिए, 11 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है, देखिए लेफ्ट इस साइड था, नहीं है लेफ्ट, राइट चाइल्ड है, लेकिन 11 का k की वैल्यू कितनी है, 4, तो हम क्या करेंगे, 2 × 4 + 1, क्योंकि इसका राइट चाइल्ड को अरेंज करना है ना, = 9, तो 9 लोकेशन पे आ जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद 30 का देखिए, 30 का k की वैल्यू कितनी है, 5 यहाँ पे, तो 2 × 5 और 30 का लेफ्ट चाइल्ड अरेंज करना है = 10, मतलब यहाँ आ जाएगा 25। इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो राइट चाइल्ड अरेंज नहीं होगा। अब इसका ये 90 पे,
90 का देखिए 90 का k की वैल्यू कितनी है 7, तो 90 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड इसका नहीं है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 14, तो 14th लोकेशन पे मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 88। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप देखिए कि ये सारे क्या हो जाएंगे, नल होंगे, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों ट्री में देखिए यहाँ पे जब हम अरेंज कर रहे थे, जब कंप्लीट ट्री था, कंप्लीट ट्री लिख चले थे, ये सीक्वेंस में अरेंज होता तो गया, बीच में कहीं पे ब्लॉक इम्पटी नहीं गया। लेकिन अगर नॉर्मल बाइनरी ट्री देखें तो यहाँ पे मेमोरी ब्लॉकेज का क्या जा रही है, वेस्टेज जा रही है। ठीक है, ये जो इधर सीक्वेंस में जाएगा वो तो दोनों में जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 20 एलिमेंट में आपको एंट्री इम्पटी नहीं जाएगा। किस केस में, कंप्लीट बाइनरी ट्री केस में। लेकिन यहाँ पे ये सब मेमोरी ब्लॉकेज क्या जाएगा, इन बिटवीन भी काफ़ी वेस्टेज होंगे। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एरे में। ठीक है, तो होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बाइनरी ट्री के ऑपरेशंस की बात करेंगे, उस पर कौन कौन सा ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।